Hello everyone, welcome to another video lecture of research methodology. आज हम लोग जहाँ से लास्ट वीडियो में हमने ओवर किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे. दैट इज गाइडलाइंस ऑफ द रिसर्चर विच दे हैव टू फॉलो व्हाइल सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. क्या गाइडलाइंस होती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे. तो हमारे काफ़ी पॉइंट्स रिसोर्स अवेलेबल तक हो गए थे. आज इसके बाद का डिस्कस करेंगे हम लोग. इसमें हमने साइज ऑफ रिसर्च तक की बात कर ली थी. उसके बाद आते हैं कॉपरेशन ऑफ अदर्स. रिसर्चर को ये देखना बहुत ही मैंडेटरी होता है कि उसे कॉपरेशन लेना चाहिए अदर से. अगर वो दूसरे से सहयोग नहीं लेता है रिसर्चर, तो उसे कई बार प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है. इस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिसर्च जो आप कर रहे हैं वो आप ही पूरी कर पाएँ. उसमें आप कई लोग की सपोर्ट ले सकते हैं, कई लोग की हेल्प ले सकते हैं, कॉपरेशन ले सकते हैं. और वो कॉपरेशन इतनी ज़रूरी हो, जितनी ज़रूरी हो उतनी तो आप ले ही सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसके लिए रिसर्चर मस्ट इंश्योर द नेसेसरी कॉपरेशन ऑफ कलीग्स एंड ऑपरेशनल हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विच इज़ अवेलेबल टू द प्रॉब्लम ही इज सेलेक्टिंग. यानी कि जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वो सपोर्ट ले ले. सिंपल रिसर्चर. नेक्स्ट है लिटरेचर एंड मटेरियल. लिटरेचर एंड मटेरियल का मतलब रिलेटेड लिटरेचर इज रेडिली अवेलेबल टू कंपेयर एंड सपोर्ट द रिसर्च फाइंडिंग. जो भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, वो लिटरेचर रिव्यू जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको जो भी अवेलेबल हो आप उसे कंपेयर कर सके, ताकि ये देख सके कि आप जिस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो चीज़ के लिए जितने आपने फैक्ट्स क्लियर किए हैं या जितने भी आपने डेटा कलेक्ट किया है या जो भी आपने लिटरेचर कलेक्ट किया है अपने इम्पॉर्टेंट रिसर्च के काम के लिए, वो कितना ज़रूरी है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या हटाना है, क्या बढ़ाना है, वगैरह वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ऑब्टेनेबल डेटा. द सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम सच बी the selection of a problem should be such that the information or data needed for it is either readily available or obtainable. यानी कि जो भी आपने प्रॉब्लम का सिलेक्शन किया है वो इस तरह से इंफॉर्मेशन का हो या डेटा जिसकी ज़रूरत हो वो उसके लिए रेडिली अवेलेबल हो. अगर आप कोविड-19 पे फॉर एग्जांपल रिसर्च करेंगे, कोविड-19 की सेकेंड लेयर कितनी खतरनाक है लखनऊ में, तो उसके लिए आपका जो भी डेटा होगा, वो इंफॉर्मेशन डेटा जो भी ज़रूरत होगी, वो कोविड-19 लखनऊ की होनी चाहिए. उसमें अगर तुम कानपुर और उन्नाव, बलिया, बस्ती और भी जगह कर रहे हो तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है. सिर्फ लखनऊ और लखनऊ की बाउंड्रीज तक के होना चाहिए, जो लखनऊ के बाउंड्री एरिया में. ठीक है. In short, a researcher must select a research problem of his area of interest and should ensure the availability of all the comments needed to conduct the study. यानी कि आप सब बात की एक बात ये कि जो रिसर्चर है रिसर्च प्रॉब्लम इस तरह सेलेक्ट करनी चाहिए कि उसकी एरिया की हो, क्योंकि ताकि उसको नॉलेज हो बेसिकली, और वो सारी स्टडी प्रॉपरली कंडक्ट करा सके. अगर नॉलेज ही नहीं है तो वो 100% उसमें अच्छा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा. तो उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही वो उस रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है. The consultation and the guidance of experts who have experience in that area is a must. वो बहुत ज़रूरी है कि कंसल्टेशन और गाइडेंस एक्सपर्ट के लिए, जैसे भी मैंने कल के वीडियो लेक्चर में बताया भी था. A researcher must seek help of such supervisors and guides in selecting a research problem. एक रिसर्चर को अपने सुपरवाइजर कौन होते हैं, और ये बात करिए सब शब्द आपको इम्पोर्टेंट हैं जो काम आएंगे. हु आर सुपरवाइजर्स. सुपरवाइजर्स वो पर्सन जो कि गाइड करता है आपको रिसर्च में. ठीक है. जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक सुपरवाइजर अलॉट होता है. ठीक है. अब यही सुपरवाइजर वो हेड होता है जिसके अंडर में आप, इसके अंडर में आप पीएचडी या रिसर्च करते हैं. ये मैं पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. इनके अंडर में सीट्स होती हैं, उनके अंडर में स्टूडेंट्स जो होते हैं, और एक्चुअली वो स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, स्टूडेंट नहीं कहलाते हैं, उनको हम रिसर्च स्कॉलर वर्ड यूज़ करते हैं. इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट वी शुड यूज वर्ड रिसर्च स्कॉलर. तो बेसिकली ये जो तुम्हारे सुपरवाइजर होते हैं ये तुम्हें रिसर्च में क्या करते हैं, इनके अंडर में तुम्हें ये रिसर्च में गाइड करते हैं.
गाइड का मतलब ये तुम्हें पूरे नियम कानून बताते हैं कि कैसे, कई सारे क्वेश्चन कैसे, क्या, वो 6 क्वेश्चंस का तुम्हें सोल्यूशन कहीं ना कहीं ये हेल्प करते देने। और इन्हीं के थ्रू रिसर्च स्कॉलर अपनी रिसर्च करता है। तो ये होते हैं सुपरवाइजर, वो शख्स पर्सन जो कि रिसर्च में गाइड करते हैं। ओके, हाँ भाई। तो आगे बढ़ते हैं। द गाइडेंस हैव एक्सपीरियंस, अगर रिसर्चर मस्ट सीक इन्फॉर्मेशन, वही वाली बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो पॉइंट्स पर हमने डिस्कस कर लिया जिसके बेसिस पर रिसर्चर को रिसर्च प्रोसेस या रिसर्च करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, रिसर्च प्रॉब्लम के दौरान क्या स्टेप्स आते हैं, ये आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो उसमें लिखा भी है, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या एसेंशियल पार्ट है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का, या आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं टॉपिक पे। इट इज ऑब्वियसली द फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम और सीकिंग योर रिसर्च टॉपिक, कि आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं वो ज़रूरी है उसका टॉपिक जानना। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड रेलेवेंसी ऑफ योर रिसर्च वर्क कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि उसी पे आपका शोध निर्भर करता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम रिक्वायर्स अ सीरीज ऑफ स्टेप। लेकिन ये जो रिसर्च की प्रॉब्लम, इसको जानना एक स्टेप में, सीक्वेंस में होता है। आइए स्टेप को जानते हैं। तो बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, हम लोग बहुत ही डिटेल में आराम से सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाइंग द ब्रॉड स्टडी एरिया। This is a great initiative, your idea of thinking about the subject area of your interest, यानी कि आपके सब्जेक्ट एरिया क्या है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपको टैक्सेशन का बहुत शौक है तो आप टैक्स पे रिसर्च करो। अगर आपको बैंकिंग का शौक है तो गो फॉर बैंकिंग। अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बड़ा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, तो आप उसके अकॉर्डिंग शोध कर सकते हैं। जहाँ आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करें। You should identify the field in which you would like to work a long time after your academic study और ग्रेजुएशन। जैसे कल मैंने दिपेश का जब एग्जांपल लिया था वीडियो लेक्चर में, तो ये बताया भी था कि एक स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन या पीजी कॉमर्स से किया है, तो उससे उम्मीद भी यही की जाएगी कि वो अपनी रिसर्च या पीएचडी या एमफिल जो है वो अपना कॉमर्स के किसी पार्ट से करेगा। ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, बैंकिंग वगैरह वगैरह से वो कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखा भी है कि ग्रेजुएशन इन सोशोलॉजी, तो आपका रिसर्च एरिया भी क्या होगा, सोशोलॉजी। तो आप सोशल प्रॉब्लम जैसे बेरोजगारी, रोड एक्सीडेंट्स, कम्युनिटी हेल्थ, एड्स, एचआईवी, इन सब चीज़ों पे कर सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर का एग्जांपल, अगर आप कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर क्राइम, साइबर थ्रेड्स इस पे होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। बेसिकली द सब्जेक्ट्स और द टॉपिक्स विच आर रिलेटेड विद योर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो ऑब्वियस ही बात है, स्टडी एरिया आपका जो होगा आपको उसे ब्रॉड करना होगा, और उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर आपको ये कार्य करना होगा, यानी कि रिसर्च का कार्य तभी करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कल बोला भी था, कंप्यूटर साइंस से पीजी किया हुआ है और रिसर्च कर रहे हो तो मुगलों पे, तो ये कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉनसेंस, आप नहीं कर पाओगे। तो फॉर दैट जहाँ से आपका बैकग्राउंड है उसी से बेसिस पे, उसी फील्ड से रिलेटेड आपकी रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसेक्ट द ब्रॉड स्टडी एरियाज इनटू सब एरियाज। अब आपने ब्रॉड स्टडी एरियाज को सेलेक्ट कर लिया, अब आप सब एरियाज को सेलेक्ट करिए। इन दिस स्टेज यू नीड टू डिसेक्ट एंड स्पेसिफाई योर रिसर्च ब्रॉड स्टडी एरिया इनटू सब एरियाज। यानी एरिया को आप सब एरियाज में क्लासिफिकेशन करिए, कैटेगराइजेशन करिए। यू वुड कंसल्ट विद योर सुपरवाइजर इन दिस रिगार्ड, राइट डाउन सब एरियाज। यानी कि आप जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं आपके और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंडर में क्या आएगा, उसके अंडर में क्या आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च कर रहे हैं साइबर क्राइम्स पे, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर साइंस से पीजी किया है और आपकी पीएचडी साइबर क्राइम पे चल रही है, तो साइबर क्राइम में आपने पकड़ लिया साइबर क्राइम्स में। अब साइबर क्राइम का आपका एक एरिया होगा, लोग होंगे, किस एज के लोग, किस जेंडर के लोग, किस कम्युनिकेशन के वो सॉरी ऑक्यूपेशन के लोग, और किस टाइप का साइबर क्राइम हो रहा है। तो आपका एरिया ऑटोमेटिकली सब एरियाज में डिवाइड हो जाएगा।
कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि साइबर क्राइम्स मोस्टली उन जगहों पर ज़्यादा हो रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि लखनऊ में साइबर क्राइम्स बहुत फॉर एग्जांपल बढ़ गया, तो हमने एरिया लिया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम पे हम हमारी साइबर क्राइम्स में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक, अब साइबर क्राइम्स पे हमने सबसे पहले बात की कि कहाँ पे हो रहा है, तो हमने इसे क्लासिफाई कर दिया। प्लेस, तो प्लेस में आया नॉर्थ, फिर नॉर्थ में भी आया उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश में भी क्या आया, दो पार्ट्स में लखनऊ। यूपी के भी दो पार्ट्स है, यूपी ईस्ट यूपी वेस्ट। फिर ईस्ट में भी आया लखनऊ। तो देखो कितना सारा क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है ना। अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, देखो हमने कैसे किया था, फिर से तुम लोग के लिए करता हूँ ये, ठीक है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और पूरा देखना कैसे कैसे होगा। प्लेस में आया नॉर्थ, फिर नॉर्थ में आया यूपी, फिर यूपी में भी ईस्ट है कि वेस्ट है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट। फिर ईस्ट है, तो ईस्ट में कौन सा एरिया है, लखनऊ। तो पहला तो आपने प्लेस में कितना क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा, दूसरा हम लेते हैं ये। अब प्लेस के बाद किस ऑक्यूपेशन के लोग हो रहे हैं, तो हमने ऑक्यूपेशन में देखा, ऑक्यूपेशन भी कई टाइप के होते हैं। स्टूडेंट है, जॉब वाला है, सैलरीड पर्सन है, या बिजनेसमैन है। तो हमने ये पाया कि सैलरीड मैन पे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, या चलो सैलरीड मैन उठा दे, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। हमने कहा कि स्टूडेंट साइबर सेल के ज़्यादा शिकंजे में आ रहे हैं, साइबर क्राइम्स। फिर अब स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के भी एज ग्रुप होते हैं, तो स्टूडेंट की एज पे आएंगे, तो स्टूडेंट किस एज से, तो हमने देखा कि 18 से 30 साल की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो देखो कितना सारा क्लासिफिकेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता जा रहा है। अब किस टाइप की साइबर क्राइम्स में कौन कौन से एरियाज़ हैं, तो आपके एरियाज़ में हम बात करेंगे। फेसबुक है, इंस्टा पे आ रही है दिक्कत, ठीक है, या अदर्स पे आ रही है। तो हमने पाया सबसे ज़्यादा जो अटैक हो रहा है वो फेसबुक पे हो रहा है। तो आपने खुद देखा कि साइबर क्राइम्स को कितना ज़्यादा हमने क्लासीफाई कर दिया। कैसे, पहले हमने प्लेस डिसाइड की एग्जैक्टली, फिर किस टाइप के लोगों को हो रहा है, स्टूडेंट, फिर किस एज के लोग को हो रहा है, किस एरिया में सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, तो इसमें भी हमने टाइप बता दिया। एरियाज, अब फेसबुक के बाद अब आते हैं एरियाज पे, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो इसके लिए हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, चलो ये ले लिया। अब आया साइबर क्राइम किस एरिया में हो रहा है, यानी कि किस टाइप का है। तो टाइप में हमने देखा फेक आईडीज सबसे ज़्यादा बन रही हैं। फेक आईडीज बनती हैं, फिर उसमें गंदे गंदे मैसेज होते हैं। फेक आईडीज में भी क्या चीज़ें कॉमन है, तो हम लोगों ने ये पाया कि फेक आईडीज में, देखो पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ। हाँ, फेक आईडीज में भी हमने ये पाया कि दो चीज़ें होती हैं। पहला कि कहते हैं कह सकते हैं अब्यूसिव मैसेजेस, यानी कि गंदे मैसेज, अश्लील मैसेज। और दूसरा पैसे मांगने की डिमांड, मनी आस्किंग या मनी रेजिंग कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो हमने कितना ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर दिया। एरियाज को सब एरियाज में, प्लेस, प्लेस के अकॉर्डिंग नॉर्थ, नॉर्थ के अकॉर्डिंग यूपी, यूपी के अकॉर्डिंग यूपी ईस्ट वेस्ट, यूपी ईस्ट में लखनऊ। ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, सैलरीड बिजनेसमैन, हमने पाया स्टूडेंट। स्टूडेंट में क्या एज है, तो 18 से 30। किस टाइप के एरिया में सबसे ज़्यादा क्राइम है, फेसबुक, इंस्टा, अदर, तो हमने कहा फेसबुक में।
फेसबुक में भी किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है तुमका, फेक आईडीज की। फेक आईडीज में भी कैसी समस्या आ रही है, हमने कहा अब्यूसिव मैसेज, गाली गलौज करते हैं, गंदे गंदी बात करते हैं, गालियाँ देते हैं, और भी बहुत ही ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि सही नहीं होता है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं कि भाई हमें पैसा चाहिए, मदद कर दो, मेरा अकाउंट नंबर ये है। तो ये सब हमने बात की। अब स्टूडेंट वाली बात भी कर ले थोड़ा सा। तो स्टूडेंट में भी आया कि गर्ल्स के ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने देखा मेल या फीमेल, तो हमने पाया फीमेल्स को ज़्यादा हैरासमेंट हो रही है जेंडर के बेसिस पे इंस्टेड ऑफ मेल, यानी फीमेल की कंप्लेंट का रेशियो ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा विक्टिम हो रही है इंस्टेड ऑफ मेल। तो ये पूरा तरीका था जिसमें हमने पाया कि एरिया जो हमारा साइबर क्राइम था उसको हमने सब एरियाज में डिवाइड कर दिया, प्लेस के रूप में, ऑक्यूपेशन के रूप में, जेंडर के रूप में, एज के रूप में, एरियाज के रूप में, टाइप के रूप में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल योर एरियाज इनटू सब एरियाज। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे, उम्मीद करते हैं यहाँ पर सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मार्कअप योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को मार्कअप करना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल सब एरियाज। बिल्कुल देखो, जितना बताने में या बोलने में आसान होता है उतना इतना इजी नहीं है चीज़ों को बताना, समझा पाना है, बोलना। इसीलिए बोला गया है कि आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नहीं है या आपको आपके इश्यूज नहीं पता हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए फॉर दिस योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट शुड बी वेरी क्लियर। बहुत पैशनेट होना चाहिए आप इंटरेस्ट में कि आपको किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, क्योंकि जिस चीज़ पे आपको रिसर्च करनी है अगर आपको उस चीज़ पे इंटरेस्ट है तो आप उस पर अपना 100% से भी ज़्यादा दे दोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ, मुझे आईपीएल बहुत पसंद है फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल के झूठ नहीं होगा, मुझे आईपीएल सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है। कई बार फिक्स होता है, मैं जानता हूँ, कई बार लगता है कि अरे ये तो टीम ही जीत रही है, बट आई नो वो फिक्स है। कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। ठीक है, कुछ बार ऐसा देख के लगता है कि अरे फिक्स है लेकिन नहीं होता है, क्योंकि 20 ओवर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इतना प्रेशर होता है पॉइंट्स टेबल का कि आप इसमें ज़्यादा, ये टीम आज फर्स्ट दो मैच पे वो टीम हारी, वो 8th पे आ गई। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और सारे प्लेयर्स ऑल ओवर इन वर्ल्ड के प्लेयर्स मिल के काम करते हैं, तो एक अलग फीलिंग आती है टीम्स में। तो देर इज़ अ वेरी गुड टेक्निक कह सकते हैं। तो आईपीएल इज़ माई फेवरेट। तो अगर मुझे आईपीएल पे इनकेस रिसर्च करनी है तो मैं अपना 100% दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अपनी नॉलेज 2008 से लेकर अब तक आईपीएल देख रहा हूँ, तो आईपीएल पे बहुत अच्छे मैं डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके पास मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन होगी, और खुद से भी है और ऑनलाइन भी ले सकता हूँ। तो क्या होता है कि आपका जो एरिया है आप उसे मार्कअप कर लीजिए। फिर आपका मार्कअप एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप उस पर हमेशा अच्छा करेंगे। और जैसे कि फोर्थ लाइन में लिखा है, वंस यू सेलेक्टेड योर रिसर्च स्टडी ऑफ इंटरेस्ट यू शुड डिलीट अदर सब एरिया इन विच यू डू नॉट फील इंटरेस्टेड। अगर आपने अपना एरिया चूज कर लिया है कि भाई ये फलाना फलाना मेरा एरिया है, तो आपको अपना एरिया पोस्ट कर लेना। उसके बाद आपको दूसरे जितने भी एरियाज हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, बिकॉज अब आपसे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अपना एक एरिया बना लिया, अब आप उस पर रिसर्च करेंगे। 100 बात की यही बात। Keep in mind that if you lose your interest in your research study, you won't bring any results eventually. अगर ये आपको एकदम से कंठस्थ कर लेनी है बात कि अगर आपको अपना रिसर्च का काम अच्छा रखना है तो आपको अपने रिसर्च की चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे या चीज़ें नहीं समझेंगे या उसको ढंग से आपने एरिया है इंटरेस्ट ही लूज़ कर दिया, तो आप कभी भी अपना जो रिजल्ट है, जो कंक्लूजन अपने रिसर्च का है, वो सही नहीं दे पाएंगे। तो दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने रिसर्च में इंटरेस्ट दिखाएं, और इंटरेस्ट दिखाने के साथ साथ आप उस पर सही रिजल्ट निकालें या जिस रिजल्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। एंड ये वीडियो लेक्चर टीचर्स बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो इसको पढ़ने का कष्ट भी करें। ठीक है, और जब एक बार समझ में आए तो आप बार बार देखिए उसको, और होमवर्क अपना अपलोड करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।